हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं समाज कार्य में आप लोगों से प्रतिदिन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस समय चर्चा कर रहा हूं। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सितंबर 2013 में समाज कार्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उन प्रश्नों पर मैं व्याख्या करने वाला हूं, क्योंकि यही प्रश्न आपको एमपी सेट में भी देखने को मिलेंगे। और यह प्रश्न एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो आगामी परीक्षा है उसमें भी आप लोगों को ऐसे ही प्रश्नों से रूबरू होना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप एमपी सेट सोशल वर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा निर्धारित कर दी गई है 4 जून 2023 को, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। 26 फरवरी 2023 की लास्ट डेट है एमपी सेट सोशल वर्क की। और यदि आप इसकी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है किस्तों में आप जमा कर सकते हैं 4000, यानी 2000 करके 2 किस्तों में ये फ़ीस जो है जमा होगी। यदि आप एक साथ जमा करना चाहते हैं तो 3500 रुपये में आप जो है एमपी सेट की क्लासेस ले सकते हैं। आप संपर्क करना चाहते हैं अधिक जानकारी के लिए तो 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, फीस जमा कर लिया है एमपी सेट का, मैंने उनके लिए एक एमपी सेट सोशल वर्क करके एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है एवरीडे लाइव क्लासेस की लिंक जाएगी, ध्यान रहें। और उसी ग्रुप में आपको यूनिट नंबर 1 से और यूनिट नंबर 10 तक की जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एक नए क्रम से, नए तरीके से आपको सारे कंटेंट जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे इस बार एमपी सेट में। आपको बता दूं, यहीं सोशल वर्क में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, वो भी मैं आप लोगों से कवर करवाऊंगा 2004 से लेकर 2022 तक। हालांकि 2021 में 23 जनवरी को एमपीपीएससी ने एमपी सेट से संबंधित प्रश्न किए थे और वो प्रश्न को मैंने सही तरीके से व्याख्या किया है। यदि जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो जाके चैनल को विज़िट करें और वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं। ये क्लासेस जो रहेगी एमपी सेट सोशल वर्क की, वो शाम के समय रहेगी, 8 PM क्लासेस रहेगी। ध्यान रहे आप सभी को, एमपी सेट सोशल वर्क की जो क्लासेस रहेगी शाम को 8 बजे रहेगी। एमपी सेट का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट से मैच करता है। जो जून के संबंध में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, जून का जो क्लासेस है वो आप लोगों का जो है उसी समय से स्टार्ट होगी जिस समय एमपी सेट सोशल वर्क स्टार्ट होगा। तो हाल ही में यानी 11 मार्च को आप सबका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट जो बच्चे जून की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लासेस 11 मार्च से, जो बच्चे एमपी सेट सोशल वर्क से दे रहे हैं उनकी भी क्लासेस 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी यूनिट नंबर 1 से। एवरीडे क्लासेस रहेगी, पीवाईक्यू रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। यूनिट के क्रम में आप लोगों को जो है पीडीएफ यानी नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। इसकी भी फीस अगर मैं आपसे बात करूं तो 3500 रुपये है एक बार जमा करने पर, और यदि आप किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो 4000 रुपीज़ आप किस्तों में जमा कर सकते हैं। यदि आप जून और दिसंबर की भी क्लास लेना चाहते हैं सोशल वर्क में, किस्तों में अगर आप जमा करना चाहते हैं तो 2500 रुपये करके 5000 जमा होगा। यहाँ 2000 करके 2 बार किस्तों में जमा होगा, ठीक है, एक बार में 3500। और इसकी क्लासेस अगर एक बार में लेना चाहते हैं तो जून और दिसंबर की, तो इसकी जो फीस रहेगी वो एक बार में 4000 रहेगी। ऑल मटेरियल आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस बार प्रोवाइड कराया जाएगा। एक नया संशोधन हमारे तरफ से हुआ है। और लाइव जो क्लासेस रहेंगे आपको एवरीडे रहेंगे, और यूनिट वाइज आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2004 से लेकर मार्च 2023 वाला, सारे पेपर आपको व्याख्या सहित यहाँ पे करवाए जाएंगे। यदि आप जून जो है मार्च में अगर आप पेपर देना चाहते हैं सोशल वर्क का, या आप देने वाले हैं, तो इसके नोट्स आपको जो है वीडियो प्लस में पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट आपको केवल 999 रुपये में मिलेगा। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं जिसका एग्ज़ाम 26 और 27 फरवरी को रखा गया था,
एम्स मेडिकल सोशल वर्क का। अब ये डेट एक्सटेंड हो गई है, यानी अब आपकी जो ये परीक्षा होने वाली है 27 और 28 मार्च को होने वाली है, यानी 1 महीने का आपको समय मिल चुका है। इसकी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, इंग्लिश में PDF लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट PYQ लेना चाहते हैं, तो मात्र 999 रुपये में आपको ये चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रहे यहाँ आप सबको जो है MP सेट के बारे में सोशल वर्क के, और UGC नेट सोशल वर्क, एम्स मेडिकल सोशल वर्क, यानी टोटली मिला जुला के अगर मैं कहूँ समाज कार्य में अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे जो है कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पर अधिक से अधिक जानकारी आप कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जो है समाज कार्य में कुछ प्रश्नों के बारे में, जो MP सेट सोशल वर्क में देखने को मिल सकता है, UGC नेट सोशल वर्क में देखने को मिल सकते हैं प्रश्न, और यहीं अगर हम बात करें तो एम्स मेडिकल सोशल वर्क में भी आप लोगों से ऐसे प्रश्नों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं और इसको आप जब नोट्स बना के किसी चीज़ को तैयार करेंगे तो ये श्योर है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को लिखने की कोशिश करें। अब मैं दिन में आप लोगों की जब लगभग 3 क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ सोशल वर्क में, समाज कार्य में। एक क्लास आप शाम को होने वाली है 6:30 पर PM पर, और एक क्लास स्टार्ट होगी आपकी 8 PM पर। इन दोनों क्लासेस को अवश्य लिया करें क्योंकि ये दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें मैं बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को बताता हूँ जो समाज कार्य में इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन क्लासों के माध्यम से आपके पास अच्छा खासा नोट्स होता है और इन्हीं क्लासों की मदद से आप जो है, अगर आप UGC की तैयारी कर रहे हैं तो नेट और JRF ला सकते हैं। यदि आप MP की तैयारी कर रहे हैं सेट की, तो आप सेट क्रैक कर सकते हैं, और आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एम्स का एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये भी इन्हीं क्लासों की, जो शाम की क्लासेस चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सबके डाउट भी पूछे जाते हैं और एक अच्छा एक्सप्लेन आप लोगों के लिए किया जाता है 6:30 और 8 PM पर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। मानव की संज्ञानात्मक आवश्यकताएं किस लिए होती है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो मानव की संज्ञानात्मक आवश्यकताएं हैं वो किस लिए होती है? क्या वह क्षमताएं विकसित करने के लिए है, कि प्रतिसाम्य व्यवस्था तथा सौंदर्य के लिए है, कि आक्रामक से सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के लिए है, कि ज्ञात करना और समझना और अन्वेषण के लिए है? डी, संज्ञानात्मक जो आवश्यकताएं होती हैं वो ऑप्शन नंबर डी ही है सही। ज्ञात करने, समझने और अन्वेषण के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे, और ये भी सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, जो है लर्निड हेल्पलेसनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पंडितपूर्ण निस्सहायपन, किस पर आधारित या अवधारणा है? ऑप्शन ए है आपका अप्रतिबद्ध सकारात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या प्रकल्पना रचनाएं, या ऑप्शन डी मनोविश्लेषिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। अब इसकी एक बार इंग्लिश देख लीजिएगा सभी लोग, तो आपको और आसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं लर्निंग यानी लर्नड हेल्पनेस की बात की जा रही है, और इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है कौन सा? तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी को हिंदी में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। और जब हम बात करते हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, तो आपको एक नाम याद आता है, अल्बर्ट बैंडुरा। और अल्बर्ट बैंडुरा ने ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति जो है अनुकूलन और अवलोकन, नकल करना, आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है और समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को
अपनाना और वर्जित व्यवहार को नकारना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। इसलिए आपका जो करेक्ट जवाब यहाँ पे जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी जाएगा। सन 1977 में इस सिद्धांत को दिया गया था, 1977 में। इस फैक्ट को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल के बारे में देखेंगे। 23 समाज अधिगम और सामाजिक अधिगम एक ही है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। 23 हमारे सामने है कि सामाजिक अनुसंधान की जो रिपोर्ट है, बात को समझिएगा, सोशल रिसर्च रिपोर्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूँ तो इसका सही जवाब क्या जाना चाहिए, बताएं। इसका परिवीक्षा, प्रोविजन। हाँ, प्रोविज़न। भुगतान, डिस्चार्ज, नियोजन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसका स्टेटमेंट किधर जाएगा? सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा, समाज चिकित्सकीय समाज कार्य। और कामगारों का मुआवजा की बात करेंगे, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। और बाल निर्देशन। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। पी कैसे जाएगा? चिकित्सीय समाज कार्य, भुगतान, नियोजन। जी मैम, डिस्चार्ज है ना? भुगतान, डिस्चार्ज, नियोजन जो है चिकित्सकीय समाज कार्य का पार्ट बनेगा। कामगारों का सामाजिक सुरक्षा से बनेगा। व्यवहार परक जो समस्याएं बनेंगी वो आपका बाल निर्देशन केंद्र से बनेगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है? बता दीजिए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही चला गया यहाँ पे? पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 पे। परियोजना सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या उद्देश्य और लक्ष्य का निर्धारित करना, कार्य नीतियों का डिजाइन करना, संभावित समस्याओं का पहचान, या प्रलेखन? सही, प्रलेखन ही नहीं होगा, बाकी तो बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, परियोजना सूत्रीकरण के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो डी करेक्ट जाएगा। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे खासकर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे सामने है एन जो है FCRA किसके लिए है? सवाल है आपके सामने। ओके, FCA। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेटिंग एक्ट है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और इस एक्ट के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम होगा। यह विदेशी योगदान विनिमय का अधिगम है जो 2020 में आया ना? 2010 में। FCRA बेसिकली अगर हम बात करें, संस्थानों का पंजीकरण रद्द किया गया, या राजस्थान विश्वविद्यालय या इलाहाबाद कृषि संस्थान, यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन तमिलनाडु, और स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी कर्नाटका भी शामिल किया गया है FCRA में। कभी कभी प्रश्न बनता है कि कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन नहीं शामिल है ना? तो ये जो नाम मैंने बताए हैं इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय कृषि इलाहाबाद, YMCA तमिलनाडु, स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी जो कर्नाटक में। ये 4 जो इंस्टीट्यूट या जो संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम मैंने बताए हैं, यह आप लोग ध्यान रखेंगे, चारों के चारों। याद रहेगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए।
जी सर। हाँ, सर एक राजस्थान है, एक YMCA तमिलनाडु है, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी जो कर्नाटका में है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम है। हालांकि भारत सरकार ने विदेशी योगदान को जो स्वीकृति दिया था, जिस समय विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम को लागू किया गया था, तो वह वर्ष था 1976। लेकिन इसी के तहत जो है 2010 में प्रमाण पत्र 5 साल तक के लिए वैध होगा, ये बात कही गई थी। इसलिए 25 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 26 के बारे में। विधि है और तकनीकी है 26 में, विधि और टेक्निक। तो सामाजिक व्यक्ति कार्य क्या होगा आपका? सर व्यक्ति की स्थिति सापेक्ष बिल्कुल, यहाँ सही जवाब होगा व्यक्ति स्थिति की सापेक्ष व्यवस्था। सामाजिक समूह कार्य किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग को। नॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टकमैन ने दिए थे नॉर्मिंग स्टॉर्मिंग। सामुदायिक संगठन किसको रिप्रेजेंट करता है? कीपधारिता। हाँ, कीपधारिता जिसको हम लोग बोलते हैं फनलिंग। और सामाजिक क्रिया जो होती है वो घेराव। सही जवाब ऑप्शन नंबर ये पहला कीपधारिता, ये थोड़ा सा बता दीजिए, याद नहीं आ रहा। अच्छा, कीपधारिता। ये कीपधारिता एक ऐसा शब्द है जो रिप्रेजेंट करता है आपका एक्शन से संबंधित, यानी व्यापक लेवल पर काम करना और लोगों की भागीदारी की बात करना। कीपधारिता होता है, फनलिंग कहते हैं इसको, है ना। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? फन लिंग बोलते हैं। हाँ हाँ, तो ये चीज़ें लोगों की भागीदारी को रिलेट करके आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं सक्रिय भागीदारी के रूप में। ट्वेंटी 27 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार या ट्रीटमेंट समूह नहीं है? बताइए। अध्ययन दल। अध्ययन दल। वृत्ति समूह। ओके, यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, तो आपको अगर हम बात करें कि वृद्धि समूह जो है उपचार और ट्रीटमेंट का समूह माना जाता है, सामाजिकरण का समूह भी माना जाता है, शैक्षिक समूह भी माना जाता है। जो अध्ययन दल है, टीम है, अध्ययन दल। ज्वाइनिंग का मैसेज अब आया हुआ है। अगर आप अगर आप दल टीम को सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु ट्रीटमेंट के दौरान में समूह कार्य यहाँ पे अध्ययन दल की भूमिका नहीं निभाता है। और ऑप्शन नंबर जो डी वाला होता है आपका यहाँ पे 27 का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बता चुका हूँ और आपको अच्छे से मालूम भी होना चाहिए इसके बारे में, है ना, कि स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? 4 ऑप्शन। चलिए, वैसे इंग्लिश में क्या होगा? इसकी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिसेंट जो है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन और प्रोहिबिशंस, मतलब एक प्रकार का विनिमय एक्ट है। और यह एक्ट आपका जो स्त्री अवशिष्ट रोपण निषेध अधिनियम है वह 1986 का है। 1986 में जब यह अधिनियमित हुआ तो महिलाओं के अवशिष्ट और अभद्र प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है ये। और इसके तरह ही अगर हम बात करें इस अधिनियम के तहत, तो अपराध वाले व्यक्तियों को या अपराध करने वाले को दंडित किया जाएगा। तो 1986 में महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व के विरुद्ध राज्यसभा ने विधेयक को शुरुआत की
और यह एक महिला आंदोलन के रूप में जवाब भी देता है, जिसमें देश के महिलाओं के नकारात्मक चित्रण के विरुद्ध विधायी क्रिया को लेकर आह्वान की बात करता है। जिस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1986 में महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व के विरुद्ध राज्यसभा में जब इसका विधेयक शुरू हुआ तो उस विधेयक को एक मार्गरेट अल्वा नाम था, मार्गरेट अल्वा ने राज्यसभा में इसको पेश किया और अक्टूबर 1987 में अधिनियम के माध्यम से ये कानून बन गया, एक कानून बन गया। इसलिए आपका सही जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 29 हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी शासन क्रियाविधि गैर सरकारी संगठन में नीति निर्माण की उच्चतम संस्था है। तो क्या जवाब आना चाहिए 29 का? प्रबंधन समिति। सही जवाब महासभा इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे 29 का करेक्ट जवाब जो माना जाएगा वो महासभा को माना जाएगा। प्रश्न सिंपल सा है, शासन क्रियाविधि गैर सरकारी संगठन में नीति निर्माण की उच्चतम संख्या है तो वह है महासभा की। सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो पहला ही करेक्ट जवाब होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। बेसिकली FCRA जब 2010 के प्रावधान नियमों के उल्लंघन के लिए वर्ष 2016 में 20,000 NGO की विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था या कर दिया गया है। ऐसी बातें क्वेश्चन नंबर 29 आपसे जिक्र करता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका काम अगर हम बात करें तो NGO का जो रोल है उसी के आधार पर ये काम भी करता है कि जागरूकता फैलाना, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना, सेवा वितरण की बात करना, प्रशिक्षण की बात करना, अध्ययन और अनुसंधान एवं सामाजिक अपेक्षा के जो स्वर हैं उनको देने में सहयोग की भूमिका को निभाना। ठीक है, इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उपागम है। एक्टिविया हिल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सर आवासीय संबंध आवास से संबंधित सुधार। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं तो आवास गृह संबंधी सुधार आपने सही कहा। मुर्रे जी रोज की बात अगर हम लोग करें तो किसका नाम आता है? सामुदायिक संगठन। सामुदायिक संगठन। पार्लियामेंट का नाम समाधान उपागम में और गेशल कोनप का सामाजिक समूह में। सामाजिक समूह का। ऑप्शन नंबर जो सी जाएगा यहाँ पर करेक्ट यही माना जाएगा। 31 हमारे सामने है कि शोध में वस्तुपरकता जिसका अर्थ साक्ष्य को निष्पक्षता से जांच करने की उत्सुकता और क्षमता में है तो क्या कहलाएगी वो? 31 वस्तुपरकता जिसका अर्थ है साक्ष्य को निष्पक्षता से जांच करने की उत्सुकता और क्षमता को क्या कहते हैं? तो सीने का नॉन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। हाँ, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये नाम इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। सीने का नॉन ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज द राइट आंसर। यही आपका करेक्ट माना जाएगा। ये एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति है। किसी प्रश्न का अवलोकन और सूत्रीकरण और वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। सहभागी विकास को में लोगों की भागिता यानी सहभागिता क्या है? 32 विकास केवल साधन है और उसका साक्ष्य है नहीं, साध्य नहीं है। तो विकास का केवल साधन है, विकास का केवल साधन है और उसका साध्य नहीं है, जो बताता है आपको सहभागी विकास के लोगों की सहभागिता।
32 का ऑप्शन नंबर जो डी जाएगा यही करेक्ट जाएगा आप लोगों का। 33 है कि यदि सेवार्थी वाचिक आपेच करने पर अड़ा रहता है तो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है या किएगा। सर समझाना ऑप्शन डी। 33 का ऑप्शन डी की तरफ आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 33 का, तो इस प्रश्न को जो धूमिल करना है आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में भी। विजुअल दिखा। हाँ ठीक है, फॉगिंग जो शब्द है यहाँ पे, फॉगिंग है ना। ठीक है सर, हाँ फॉगिंग हो सकता है। हाँ, ये आपको 33 का सही जवाब बताएगा। मतलब प्रश्न उसका बात से सिंपल उनको सी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रश्न में थोड़ा सा फैक्ट देना चाहूँगा आप सबको कि यदि सेवार्थी वाचिक आपेच करने पर अड़ा रहता है तो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। वह टेक्निक है फॉगिंग। बेसिकली बाल्यावस्था के दौरान में एक चिकित्सक सेवार्थी से अपने विचार, यहाँ तक कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव को बताने को जब कहता है तो वह कंडीशन एक चिकित्सा की तकनीकी आती है जो कहलाती है धूमिल करना, और इसको हम फॉगिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये टेक्निक है मेडिकल सोशल वर्क में। दोबारा बताएंगे प्लीज, एक बार दोबारा बताएंगे फॉगिंग क्या होता है। जब चिकित्सक सेवार्थी से अपने विचार, यहाँ तक कि अनुभव को बताने को कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सेवार्थी से, तो उस समय सेवार्थी वाचिक आपेच करने पर अड़ा रहता है तो वह टेक्निक यूज होती है फॉगिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं धूमिल करना। आपेक्ष करने पर खड़ा रहना मतलब सर बताता नहीं है। मतलब अपने विचारों को बताता है, ऐसा नहीं कि वो ना बताना। अपनी बात पर अड़े हाँ, अपनी विचारों पर ही बना रहना, जैसे इन्होंने कहा अड़ा रहना, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन ना करना, हूबहू उसी चीज़ को प्रस्तुत करने की कोशिश करना, जो धूमिल करने को बताता है, फॉगिंग बताता है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। वह मुकाबला नहीं होगा, ना ही बारीक जांच होगी, ना ही समझना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे हम लोग, और हमारे सामने सवाल है, शक्ति को प्राप्त किया जाता है जबकि प्राधिकार या सत्ता क्या हो सकता है। सिंपल सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। ओके, अर्जित सर। यदि आप क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दे रहे हैं, किया जाता है जी सर। ओके ओके, एक मिनट मैं ज्वाइन करता हूँ। कोई बच्चा शायद है ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, शक्ति को प्राप्त किया जाता है और जबकि अथॉरिटी अर्जित की जाती है। कब्जा किया जाता है, आरोपित किया जाता है, निहित किया जाता है। अर्जित नहीं होगा, एक बार आप सभी लोग इसकी इंग्लिश भी देख लें, है ना। पावर अगर आपको यहाँ पे जो है गेन्ड वेयर्स, तो अथॉरिटी इज क्या होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं नेस्टेड, जिसको कहते हैं निहित है। अथॉरिटी, शक्ति, सत्ता क्या है उसमें निहित है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि निहित किया जाता है अथॉरिटी को। सत्ता को क्या किया जाता है, निहित किया जाता है, ना कि अर्जित किया जाता है। स्टेटस की जब भूमिका होती है तो वह एक जन्मजात होती है, प्राप्त होती है, और एक आपको अर्जित करनी पड़ती है। परंतु यहाँ अथॉरिटी का मतलब अर्जित नहीं होता है, निहित किया जाना होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा, डी वाला 34 का। 34 का सही जवाब डी होगा। परिस्थिति से सवाल होता, भूमिका से सवाल होता, तो मैं आपसे कहता कि यहाँ पे अर्जित वाली प्रक्रिया संचालित होती है। परंतु आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। जिस बिंदु पर दो अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहलाता है, वाई या एक्स अक्ष, या वाई, या मूल, या तालिका। सर मूल कहलाता है। बिल्कुल। मूल मूल 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको ओरिजिन कहते हैं हम लोग, उत्पत्ति कहते हैं हम लोग, और मूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब रहेगा। किसी आंकड़ा समुच्चय में जो मान सर्वाधिक बार दोहराया जाता है
ध्यान दीजिएगा। तो वह क्या कहलाएगा, बहुलक या आवृत्ति। बहुलक होगा सर। ओके। जो समुच्चय या जो पद में कोई मान दिया गया है, कोई संख्या दिया गया है और अधिक बार दिया गया है, तो वह आपका बहुलक कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मानवाधिकारों को समझने के लिए न्याय अति महत्वपूर्ण है। यह स्टेटमेंट मानवाधिकार से संबंध में है, तो किस विद्वान का है। जॉन रॉल का नाम यहाँ पे आता है कि मानवाधिकार को समझने के लिए न्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था आपके सामने। 1948 38 का सही जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी 1948। अच्छा सवाल है, इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि ये पेपर भी पूछा जाता है आप सबसे, है ना। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में अपनाया गया। और आपको मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं। मानव की गरिमा, स्त्री पुरुष के समान अधिकार। और इसी घोषणा के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा के रूप में अंगीकृत कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948। ठीक है, बात करेंगे 39 के बारे में कि केस फाइलों को संभाल कर रखना मन चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो कौन सा सही जवाब जाएगा। बिल्कुल, तो यह स्टेटमेंट सत्य है। और केस फाइल मानसिक स्वास्थ्य शोध में आंकड़ा संकलन महत्वपूर्ण स्रोत भी होता है। यह भी स्टेटमेंट सत्य है। व्याख्या भी है। देखिए, प्रश्न पहला है कि केस फाइलों को संभाल कर रखना मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ये बात सही है। तो यहाँ टोटली बातचीत जो हो रही है कथन पर, वो कार्यकर्ता के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। कारण कहता है कि केस फाइल और मानसिक स्वास्थ्य शोध में आंकड़ा संकलन के लिए महत्वपूर्ण शोध है। यहाँ बात है डेटा को संकलित को लेकर, करेक्शन को लेकर। व्याख्या नहीं हो रही। व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो आपका। सर बट फाइल की तो बात हो रही है ना, केस फाइल को संभाल के रखा जाता है। अरे भाई, केस फाइल रखेगा कौन। यहाँ तो सामाजिक कार्यकर्ता रखेगा, उसका कर्तव्य है। केवल ज़रूरी ये नहीं है कि हमें इस शब्दों को देखकर यहाँ शब्द मिल रहा है तो इसलिए हम इसको मिला दें। मैं आपसे कितनी बार इस प्रश्नों पर बातचीत कर रहा हूँ बराबर कि भाई पहला कथन कहता है कि कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है, लेकिन दूसरे कथन में आपसे कार्यकर्ता के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। ये बात हो रही है आंकड़ा संकलन को लेकर। जब हम आंकड़े को संकलित करने के स्रोत में जानते हैं तो बात आती है भाई केस फाइल है, मानसिक स्वास्थ्य के शोध हैं और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं आंकड़े को कलेक्शन के दौरान में। तो मैं आपसे कहूँगा कि कलेक्शन का पार्ट है कारण। तो कलेक्शन और कार्यकर्ता जो भूमिका निभा रहा है अपना, तो वो दोनों एक नहीं है। यहाँ तो उसकी कार्यकर्ता की भूमिकाएं वगैरह, कर्तव्य वगैरह बताया जा रहा है। यहाँ पे संकलन के बारे में बात की जा रही है ना। तो ये ना देखें इसमें अगर इस फाइल एक वर्ड या एक शब्द मिल गया तो नीचे वाला एक शब्द मिल जाए तो हम उसको मैच कर दें, ऐसे में ये प्रश्न गलत होता है। ये मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ आप लोगों से, इसलिए ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन प्रबंधन का उत्तम कोटि का मानव होना चाहिए। बताइए। सही सर। यदि आप 40 का यहाँ जवाब दे रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सत्य है, तो ये एक बात आपको बता दूं कि ये सत्य है। फिर कह रहा है कि मानवीय मूल्य और नैतिक प्रबंधन शिक्षा के लिए अनिवार्य अंश भी होना चाहिए। देखिए, ये भी बात सत्य है। अब बात है व्याख्या की। सर व्याख्या
व्याख्या भी है क्योंकि वो उसकी क्वालिटी पे बात कर और देखिए थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए मानव संसाधन प्रबंधन जो है ना वो उत्तम कोटि का मानव होना चाहिए, और ये बात सही है कि मानव अगर ऐसा होगा तभी काम होगा अच्छे से। फिर नीचे कह रहा है कि मानवीय जो मूल्य हैं, जो नैतिकता है, वो प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य के अंश के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो मैं आप सबसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपकी व्याख्या कर रही है जो मानव संसाधन प्रबंधन का उत्तम कोटि को बता रही है। तो मानव प्रबंधन में उत्तम कोटि क्या है, जो आपका यहाँ पे कारण की व्याख्या कर रहा है, जो कि कारण आपकी व्याख्या कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ऑप्शन सही चला जाएगा। जब व्यावसायिक समाज कार्य अभ्यास या व्यवहार रूप में कार्य करता है तो वो दिए गए समाज कार्य में सामाजिक व्यवस्था की गहनता को कम कर सकता है। सही है सर। कम कर सकता है। गलत है, गलत है। वो कम कर गलत है ये। भाई मैं कह रहा हूँ कि जब व्यावसायिक समाज कार्य अभ्यास हो रहा है, बात को समझने का प्रयास करें आप सभी लोग, हाँ सर, सही है, सही है। तो वो सामाजिक दिए न्याय गए का जो बोला। समाज कार्य में सामाजिक समस्या है उस समस्या की गहनता को कम कर सकता है। सकता है सर। तो बिल्कुल कर सकता है, इसलिए यह स्टेटमेंट सत्य होगा। फिर कह रहा है कि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता जब तक निपुण नहीं है और विश्वास विकसित नहीं कर लेता वे जटिल सामाजिक समस्याओं को संबोधित नहीं कर सकता। ये भी सत्य है। तो मैं आपसे कहूँगा कि दोनों स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आप सी को लगा के चले आइएगा। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न जो है एम्स में भी आ सकता है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये प्रश्न एम्स में आ सकता है। आगे बात करेंगे 42 के बारे में कि संगठन या सरकार द्वारा क्रिया का मतलब कार्यवाही होता है, को निर्देशन देने वाले दिशा निर्देशनों को समूह क्या कहलाता है या क्या कहता है। तो संगठन हो या सरकार के द्वारा हो, कोई क्रिया का निर्देश दिया जा रहा हो, तो जब क्रिया को निर्देशन देने वाले दिशा निर्देशों का समूह बनता है तो वह क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर नियोजन। पॉलिसीज होती है सोशल पॉलिसी। बिल्कुल, यहाँ पे सोशल पॉलिसीज होगी, सामाजिक नीति होगा, संगठन और सरकार द्वारा क्रिया का निर्देशन देने वाले जो दिशा निर्देश और समूह को कहते हैं हम लोग सोशल पॉलिसी। डी को क्या बोलेंगे? सामरिक नियोजन दिया गया है इसमें, है ना, एक प्रकार की रणनीति है ना। स्ट्रेटेजिक प्लान। हाँ, मतलब रणनीति की बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे और अच्छा सवाल आएगा। दिए गए जो भय और डर हैं उसके संबंध में तकनीकों का नाम दिया गया है ना। और सवाल है 43। तो हाइड्रोफोबिया किससे होगा? वाटर से जल से। जल से। जल से। निक्टोफोबिया अंधकार से। अंधकार से। ओके। एक्रोफोबिया ऊंचाई से। ऊंचाई से। और पायरोफोबिया आग से। आग तो कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा इसका? से। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चला जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे डी वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। 44 मादक पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ रहा है, क्या बात सही है? बढ़ रहा है सर, बिल्कुल। ओके। फिर कह रहा परिवार का नियंत्रण और अंतःपीढ़ी संप्रेषण कम हो रहा है। जी सर। जी सर। सर व्याख्या भी है और तो परिवार को दुरुपयोग अगर बढ़ रहा है यहाँ पे, सर पर उसी के कारण से परिवार का नियंत्रण और वो जो हो रहा है कम हो रहा है उसकी वजह से मादक वो बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल देखो यहाँ पे व्याख्या मानी जाएगी। सर व्याख्या मानी जाएगी क्योंकि यहाँ बात है कि मादक द्रव्य का दुरुपयोग बढ़ रहा है और परिवार का नियंत्रण और अंतःपीढ़ी संप्रेषण को जो भी वो कम कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि इसकी व्याख्या हो रही 44 का जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट चला जाएगा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। एफ परीक्षण है
एफ टेस्ट क्या है? सर इंग्लिश 45। याद दीजिए पहले प्लीज। एफ टेस्ट जो है, ऑप्शन हेल्थ वाला आएगा सर, हेल्थ स्टूडेंट। इंग्लिश भी आपका आ गया कि द एफ टेस्ट इज सर अ पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक। ओके, सर हेल्थ वाला आएगा। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि दो टाइप के टेस्ट पाए जाते हैं, एक पैरामेट्रिक होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक होता है ना? जी सर। अब ध्यान देने वाली बात आप सबके लिए ये है कि ये जो एफ टेस्ट है वो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आता है। जी सर। पैरामेट्रिक टेस्ट जनसंख्या के माध्य के बारे में रिकॉर्ड बनाने के लिए जनरलाइजेशन पैरामेट्रिक परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो इसमें टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, इनकी भूमिकाएं वगैरह हम लोग जो है देखते हैं। सर जेट टेस्ट भी आता है ना नॉन पैरामेट्रिक? बिल्कुल आता है, जेट टेस्ट भी आपका आता है। और जो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, यह एक ऐसा परीक्षण होता है जो जनसंख्या के किसी भी वितरण में कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप ध्यान रखेंगे कि धारणाएं मैट्रिक टेस्ट में मान्यता के आधार पर बनती है, जबकि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है नॉन पैरामेट्रिक में। औसत मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति के जो है बात करता है, ये आपका पैरामेट्रिक भी और नॉन पैरामेट्रिक भी है ना। चर पर लागू होता है। एक नाम है मान विटनी का, नाम सुना? मान विटनी। मान विटनी और क्रुश्कल वालिस दो ऐसे टेस्ट हैं जो नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सर दोबारा बता दीजिए एक बार। मान विटनी और मान विटनी, क्रुश्कल वालिस। अब देखिए आगे आपको आएगा यहाँ पे गद्यांश। गद्यांश आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा सवाल है, इजीली है। पहले प्रश्न को करिएगा, फिर उसके बाद इसको करके दिखाइएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न रखिए आप सभी लोग, ठीक है? शाम को जो है हम लोग थर्ड पेपर करेंगे। शाम को 6:30 पर हम लोग इसी का थर्ड पेपर करेंगे। आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको नीचे आंसर की भी मिल जाएगा, जो 8 सितंबर 2013 को निकाला गया था, ये आंसर की। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे जो है सितंबर 2013 का समाजकार्य का जो प्रश्न पत्र है, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग शाम की क्लास में, ठीक है?